नमस्कार। चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली के रंग आपके जीवन में विभिन्न प्रकार से खुशियां लेकर आएं। ये आपको आर्थिक सामाजिक समृद्धि दें, शिक्षा के स्तर को उन्नत करने का काम करें और समाज में आपकी एक अलग आइडेंटिटी को बनाने का काम करें। तो आज फिर मैं आपके सामने आया हूं और स्वागत है आपका चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है अभय गुप्ता और हम पिछले कुछ दिनों से पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को स्टडी करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चैप्टर को समझाने का काम करता हूं। आज मैं हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो उपनिवेशवाद तथा देहात। यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि जब हमारे देश में ब्रिटेन का शासन स्थापित हुआ, जब ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हुआ, तो उसके बाद हमारे ग्रामीण क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिला, कृषि पर क्या प्रभाव देखने को मिला, जमींदारों की व्यवस्था पर क्या प्रभाव देखने को मिला, आदिवासियों पर क्या प्रभाव देखने को मिला। ये सारा कुछ हम इस चैप्टर के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसका इस्तेमाल आप आगामी बोर्ड का जो एग्जाम होगा आपका 12th का, उसमें कर सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड का, प्लस आने वाला जो सीयूटी का एग्जाम है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए इस टॉपिक को शुरू कर देते हैं जिससे कि आपको इस चैप्टर में एक बेहतर समझ स्थापित हो सके। और एक और बात बता देता हूं कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो बिना देरी करते हुए आज का अपना सेशन शुरू कर देते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्या है पहला क्वेश्चन? औपनिवेशिक शासन के बाद भारतीय कृषि में कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला? यानी कि जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन आया उसके बाद हमारी कृषि व्यवस्था पर कौन सा बड़ा बदलाव देखने को मिला? ऑप्शन ए, क्या खाद्य अनाजों कृषि क्या लिखा है, एक मिनट, क्या खाद्य अनाजों की कृषि होने लगी थी? थोड़ा सा गलत है, थोड़ा देख लीजिएगा। खाद्य अनाजों की कृषि होने लगी थी। ऑप्शन बी, कृषि का व्यवसायीकरण हो गया था। ऑप्शन सी, कृषि उत्पादन कम हो गया। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जरा एक सेकंड पॉज करके इसका आंसर देने का कोशिश करिए, पढ़ के इसका आंसर देने का कोशिश करिए। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे देश में ब्रिटेन का शासन आया तो इसके कृषि पर दीर्घगामी असर देखने को मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट असर क्या देखने को मिला कि हमारे देश में ब्रिटेन के आने से पहले, आपको एक बात याद रखनी है कि ब्रिटेन के आने से पहले हमारे देश में जो कृषि की जाती थी वो बेसिकली खाद्य कृषि की जाती थी। खाद्य कृषि का मतलब है परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि की जाती थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो क्या था? कृषि का व्यवसायीकरण होने लगा। यानी कि भारत में अब कैश क्रॉप उगाई जाने लगी, ऐसी क्रॉप जिनका यूज उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सके, इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सके। इस तरह से अंग्रेजों के आने के बाद भारत में कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, यानी कि कृषि का व्यवसायीकरण हो गया। ये बहुत बड़ा चेंज हमारे देश में देखने को मिला अंग्रेजों के आने के बाद। ये क्वेश्चन एक बार सिविल सर्विस में और स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है, तो अच्छे से याद रखिएगा। अंग्रेजों के आने के बाद भारत में कृषि पर क्या चेंज आया? तो कृषि का कमर्शलाइजेशन हो गया, व्यवसायीकरण देखने को मिला। आगे आइए। Which important change was observed in Indian agriculture after colonial rule? तो मैंने आपको बता दिया, एग्रीकल्चर गॉट कमर्शलाइज्ड। क्या मतलब है इसका? अब खाद्य फसलों के स्थान पर कमर्शियल क्रॉप्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाने लगी, जैसे गन्ना, जूट, टी, कॉफी, नील, इंडिगो, इनको ज्यादा उगाया जाने लगा जिससे कि ब्रिटेन के बाजारों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? वी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा मिलान इनमें से सही नहीं है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या है? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में हुई थी। क्या देखेंगे? जोतदार बंगाल के बड़े किसानों को कहते थे। सी, स्थायी बंदोबस्त के अंदर किसान भूमि का स्वामी था। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। जरा बता दीजिए कौन सा मिलान सही नहीं है, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इसका आंसर दूंगा। 2 सेकंड पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिए और देखिए सारे लोग आंसर दिया करिए। जब आप लोग आते हो ना एक साथ तो एक मोटिवेशन आता है कि हाँ आप लोग पढ़ना चाहते हो।
तो यही मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोग सारे मिलकर आंसर दोगे तो बहुत अच्छा मुझे भी लगेगा और आपका बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जी हाँ बिल्कुल। अब देखते हैं, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में हुई थी। जी हाँ सही बात है, आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया तो उस व्यक्ति ने देखा कि कंपनी की एक स्थायी आय होनी चाहिए। इसी स्थायी आय को स्थापित करने के लिए स्थायी बंदोबस्त, दैट मींस परमानेंट सेटलमेंट लाया गया। और इस परमानेंट सेटलमेंट के अंदर भूमि का स्वामी किसको बना दिया गया? भूमि का स्वामी जमींदार को बना दिया गया। जबकि यहां दे रखा है स्थायी बंदोबस्त में किसान भूमि का स्वामी था। जी नहीं, भूमि का स्वामी जमींदार होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप ध्यान से मेरे साथ ये बात समझिए। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया 1793 में हमारे देश में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लाया गया था। इस स्थायी बंदोबस्त की सहायता से अंग्रेज अपनी दो जरूरतों को पूरा करना चाहते थे। क्या दो जरूरतें थी? सबसे पहला, अपनी आय को स्थिर करना, इनकम फिक्स होनी चाहिए। आय को क्या कर देना? स्थिर। उनकी इनकम फिक्स हो गई, स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया। जमींदारों को यह कहा गया कि आपको साल के इस दिन एक फिक्स अमाउंट अंग्रेजों को देना है और इसी वजह से इसमें इनकम उनकी वो हो गई स्थिर। दूसरा, निवेश। जिम्मेदारी किसको दे दी गई? तो आंसर है जिम्मेदारी दे दी गई जमींदारों को। जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। अब जमींदारी क्या करेंगे? एग्रीकल्चर में निवेश करेंगे। यानी कि अंग्रेज ना तो निवेश करेंगे ना ही कोई काम करेंगे, बस उनको फिक्स इनकम मिलती रहेगी। एक कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम। यानी कि अंग्रेज हर तरीके से अपना फायदा चाह रहे थे। इसी वजह से स्थायी बंदोबस्त लेकर आए। कब? 1793 में, जिसके दो रीजन थे। और ये कौन लेकर आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम का व्यक्ति इसको लेकर आया। आई थिंक इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। दूसरा, जोतदार। बंगाल के बड़े किसानों को, बिल्कुल सही बात है, बंगाल के बड़े किसानों को जोतदार कहा जाता था और यह नाम फ्रांसिस बुकानन नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? स्थायी बंदोबस्त में कह रहा है किसान भूमि का स्वामी होता था। जी नहीं, क्या? जमींदार भूमि का स्वामी होता था। तो आंसर है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे आइए, पहले इंग्लिश में पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड? कौन सा मैच नहीं है? तो परमानेंट सेटलमेंट, फार्मर्स ऑनर्स ऑफ लैंड। जी नहीं, जमींदार वॉज ऑनर ऑफ लैंड। तो आंसर इज सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने आपको परमानेंट सेटलमेंट में बता दिया है। एक और बात याद रखिए, परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत यह डिसाइड किया जाता था कि फिक्स डेट के सनसेट से पहले अगर जमींदार अपना टैक्स यानी कि राजस्व जमा कर देता है तो ठीक है, अन्यथा उसकी जमींदारी को ऑक्शन में बेच दिया जाएगा। इसी वजह से इसे सनसेट कानून या सूर्य अस्त कानून के नाम से भी जाना जाता था। कौन लेकर आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा। आगे ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? निम्न में से किस कारण के चलते जमींदार कर राजस्व अदा करने में चूक जाते थे? यानी कि क्या कारण था कि जमींदार टाइम पर अपना राजस्व नहीं चुका पाते थे? क्या रीजन था कि वो टाइम पर राजस्व नहीं चुका पाते थे? ऑप्शन आपके सामने है। शुरुआती राजस्व की दर अधिक होती थी क्या? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, किसान समय पर कर अदा नहीं करते थे क्या? ऑप्शन सी, जमींदार के पास शक्ति कम होती थी। और ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। आपको बताना है कि किन कारणों के चलते राजस्व चुकाने में अंग्रेज विफल हो जाते थे, सॉरी जमींदार विफल हो जाते थे। ऑप्शन आपके सामने हैं, एक सेकंड के लिए पॉज करिए और पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। और डी है, सभी कथन सही हैं। बताइए जरा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूं, स्थायी बंदोबस्त लाने के बाद बंगाल तथा आसपास की 90% से ज्यादा जमींदारियों को सेल कर दिया गया था। क्यों सेल किया गया था? क्योंकि जमींदार कर नहीं चुका पाते थे, जमींदार समय पर राजस्व नहीं चुका पाते थे। जिसके कारण क्या थे? सबसे पहला कारण, शुरुआती राजस्व की दर बहुत ज्यादा होती थी। इतनी ज्यादा अंग्रेजों ने अपने अकॉर्डिंग कर रखी थी, बहुत ज्यादा होती थी। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन था किसान समय पर कर अदा नहीं करते थे। किसान भी कई बार समय पर कर अदा कर नहीं करते थे। और तीसरा क्या था? जमींदार के पास शक्ति बहुत कम थी, जमींदार को बिल्कुल वीक करके रख दिया गया था। इन सारे कारणों के चलते जमींदार टाइम पर कर अदा नहीं कर पाता था। और जब जमींदार टाइम पर कर अदा नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से वो चूक जाता था। और जब वो चूक जाता था तो उसकी जमीन को नीलाम कर दिया जाता था। और जो नीलामी में बोली ज्यादा लगाता था उसको उसकी जमींदारी सौंप दी जाती थी। यही कारण था कि बार बार जमींदार की जमींदारी को नीलाम किया जा रहा था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको समझ में आ गया होगा कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस द लैंडलॉर्ड्स
यूज्ड टू फेल इन पे टैक्स और रेवेन्यू? आंसर है द इनिशियल रेवेन्यू रेट वॉज हाई, बिल्कुल सही बात है। फार्मर डिड नॉट पे टैक्स ऑन टाइम, बिल्कुल सही बात है। द लैंडलॉर्ड हैड लेस पावर, उनके पास पावर नहीं थी, इसी वजह से ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या था? ऑल ऑफ द अबव। अमला नाम का अधिकारी निम्न में से संबंधित था। आपको बताना है कि एक अमला नाम का अधिकारी है, वो किससे संबंधित था? ऑप्शन ए, क्या वो फसल की माप करता था? ऑप्शन बी, ग्रामीण कानून देखता था, ग्रामीण कानून व्यवस्था को देखने का काम करता था। ऑप्शन सी, जमींदार का अधिकारी जो किसानों से कर जुटाता था, जमींदार का एक अधिकारी होता था जो किसानों से कर जुटाता था। या फिर ग्राम का प्रधान होता था। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी देखिए आंसर। मैं आप सबके आंसर्स देखता हूं और आप लोग जब अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं बार बार आपको कहता हूं कि जब आप क्लास में आते हैं तो ये आधा घंटे या 1 घंटे की जो क्लास होती है उस पर कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, और जो फालतू के कमेंट करता है उस पर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग सोशल एलिमेंट, समाज के बेकार लोग होते हैं, वो आपके कमेंट में आके आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपको उलझाने का काम करेंगे। तो क्यों करना है? तो आप अपने आप पर ध्यान दीजिए। जब आप अपने आप पे ध्यान देंगे ना, चीजें बहुत आसान होती हैं। चलिए, अमला नाम का अधिकारी निम्न में से संबंधित था। अमला नाम का अधिकारी, डायरेक्ट मैं आंसर पे आता हूं। देखिए, अमला नाम का अधिकारी जमींदार का अधिकारी जो किसानों से कर जुटाता था, यानी कि ये जमींदार का एक अधिकारी होता था जो किसानों से कर जुटाने का काम करता था, किसानों से कर कलेक्ट करने का काम करता था। इस अधिकारी को अमला कहते थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। दैट मींस यहां आ जाइए, एन ऑफिसर नेम्ड अमला वाज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? योर आंसर इज द लैंडलॉर्ड ऑफिसर्स हु यूज्ड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द फार्मर्स। तो फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करने वाले अधिकारी को अमला कहा जाता था। समझ में आया? चले आगे। बहुत बढ़िया। तो अमला आपको समझ में आ गया है। अगले टॉपिक पे आ जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई? निम्न में से किन कारणों के चलते जोतदार जमींदारों से अधिक शक्तिशाली माने जाते थे? यानी कि कौन सा कारण है, निम्न में से किन कारणों के चलते जोतदार जमींदारों के मुकाबले शक्तिशाली माने जाते थे? क्यों आखिर जोतदार पावरफुल होते थे? ऑप्शन क्या है? जोतदार ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, जोतदार जो थे वो गांव में रहते थे, ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे। जोतदार ग्रामीण व्यापार तथा साहूकारी को नियंत्रित करते थे, गांव के पूरे व्यापार और फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करते थे, ट्रेड को। जोतदार जानबूझकर कर देने में देरी करते थे, जोतदार जानबूझकर कर देने में देरी करते थे जिससे कि जमींदार टैक्स चुकाने में चूक जाए और उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाए। जरा बताइए, या ये सभी कथन सही हैं? किन कारणों के चलते जोतदार को ज्यादा पावरफुल माना जा रहा है? अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं। एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन ने 19वीं सदी के शुरुआत में बंगाल के क्षेत्रों में दौरा किया और बंगाल के क्षेत्रों में उसने देखा कि वहां पर कुछ धनी किसानों के समूह हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, सामाजिक रूप से उनकी पहचान बहुत अच्छी है और वो गांव को प्रॉपर कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे किसानों के लिए उसने क्या बोला? ऐसे किसानों के लिए उस व्यक्ति ने जोतदार शब्द का इस्तेमाल किया। और ये जोतदार जमींदारों के मुकाबले अधिक पावरफुल थे। क्यों? पहला रीजन, जोतदार ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे जबकि जमींदार शहरों में रहते थे। अब एक बात बताइए, जब ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा कोई व्यक्ति तो उसका कंट्रोल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू शहर में रहने वाले से, इसी वजह से इनका कंट्रोल ज्यादा होता था। पहला रीजन। दूसरा, जोतदार ग्रामीण व्यापार तथा साहूकारी को कंट्रोल करते थे, यानी कि जोतदार कंट्रोल द लोकल ट्रेड एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द रूरल एरिया। रूरल एरिया के फाइनेंशियल सिस्टम एंड आपका ट्रेड को कंट्रोल करने का काम करते थे। और जानबूझकर जोतदार जानबूझकर टैक्स देने में देरी करते थे जिससे कि टैक्स देर में जाएगा तो जमींदार की जमींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा और उसको वो खरीदकर खुद जमींदार बन जाते थे। इसी वजह से जोतदार ज्यादा शक्तिशाली होते थे एज कंपेयर टू जमींदार। याद रखिएगा, जोतदार ज्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। समझ में आ गई बात? तो अगर पूछा जाए कि जोतदार क्यों शक्तिशाली थे तो आप बता सकते हो। आंसर क्या होगा? जोतदार ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, बिल्कुल सही बात है। जोतदार ग्रामीण व्यापार तथा साहूकारी को नियंत्रित करते थे, ये भी सही बात है। जोतदार जानबूझकर टैक्स कर देने में देरी करते थे, ये भी सही बात है। तो क्या होगा? डी, यानी कि सभी कथन सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। याद रखिएगा, यहां से आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। चले आगे। तो अपन ने क्वेश्चन 5 कंप्लीट कर लिए हैं। जरा बताइए 5 के 5 किस बच्चे के सही है? मैं कमेंट देख रहा हूं, कमेंट में करके बताइए 5 के 5 किस बच्चे के सही है। बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, गलत तो एक आधा होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हां, जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे
तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है एक हिंदी का बहुत अच्छा दोहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पे पड़े निशान। जब आप बार बार किसी चीज को पढ़ते हो ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपका क्या हो जाता है, आदी हो जाता है, आप उसके अकॉर्डिंग काम करने देते हो। जैसे तुमने देखा होगा, मोबाइल चलाते हो ना आप, जब मोबाइल चलाते हो तो और किस मैसेज टाइप कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, तो आपके हाथ बिल्कुल सेट हो चुके हैं, तुरंत बटन दबा लेते हो। ये क्या है, अभ्यास ही तो, बार बार आपने यूज किया है तभी आप कर पा रहे हो। ऐसे ही पढ़ाई के साथ होता है, जब आप किसी चीज को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेते हो ना, फिर उसके बाद उससे अच्छा, आपसे अच्छा किसी और को नहीं आ सकता। तो याद रखिएगा मेरी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्न में से किस वर्ष ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट पेश की गई। आपसे पूछा है निम्न में से किस वर्ष ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट लाई गई थी, जरा बताइए। ऑप्शन ए 1820, ऑप्शन बी 1813, ऑप्शन सी 1757, ऑप्शन डी 1857। जरा बता दीजिए किस वर्ष 5वीं रिपोर्ट लाई गई थी ब्रिटेन के संसद में। बताइए क्या होगा इसका आंसर, किस वर्ष 5वीं रिपोर्ट पेश की गई थी। चलिए मैं बताता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आपको पता होना चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए 5वें नंबर की रिपोर्ट थी, जिसे भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1813 के नाम से भी जाना जाता है। और यह रिपोर्ट अपने आप में महत्वपूर्ण थी, इसी वजह से इसको 5वीं रिपोर्ट कहा गया। 1757 में क्या हुआ, तो आंसर है बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया और बंगाल पर कंट्रोल हुआ। 1857 में क्या हुआ था, एक बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, 1857 की क्रांति, अगला चैप्टर अपन पढ़ेंगे, तो उसमें कई सारे चेंज देखने को मिले थे और अंग्रेजों को रियलाइज होने लगा था कि भारत में ज्यादा दिन तक अब वो रह नहीं पाएंगे अगर उन्होंने ढंग से काम नहीं किया तो ये बात याद रखिए। इसका आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो मैंने यहां पर क्या बोला, 5th रिपोर्ट कब लाई गई थी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द 5th रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। योर आंसर इज 1813। 1813 में ये रिपोर्ट लाई गई थी। आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से कौन सी विशेषता पहाड़िया लोगों की नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता पहाड़िया लोगों की नहीं है, यानी कि पहाड़ियां, इनमें से कौन सी विशेषता उनकी नहीं है। ऑप्शन ए है, यह पुराने औजारों की सहायता से कृषि करते थे पहाड़िया, बात कर बताऊंगा अभी। फसल सीजन में यह मैदानी क्षेत्रों में हमला करते थे, जब फसल तैयार हो जाती थी ये मैदानी क्षेत्रों पर हमला भी करते थे। सी, ये मुख्य रूप से राजमहल वाले क्षेत्र में रहते थे, ये राजमहल वाले क्षेत्र में रहते थे। यह बड़े क्षेत्र में कृषि करते थे, यानी कि पहाड़ियों के द्वारा बड़े क्षेत्र में कृषि की जाती थी। जरा बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। चलिए मैं अब आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहले, यह पुराने औजारों की सहायता से कृषि करते थे। बिल्कुल, पहाड़िया राजमहल की क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोगों का समूह था। यह नाम फ्रांसिस बुकानन के द्वारा दिया गया था। और जब वो फ्रांसिस बुकानन देखता है ये पुराने औजारों की सहायता से कृषि करते थे, झूम खेती इनके द्वारा की जाती थी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, फसल सीजन में ये मैदानी क्षेत्रों पर हमला भी करते थे। बिल्कुल सही बात है कि जब मैदानी क्षेत्रों में फसल तैयार हो जाती थी तो ये हमला करके और फसलों को लूटने का भी काम करते थे। तीसरा, मुख्य रूप से राजमहल वाले क्षेत्र में रहते थे। बिल्कुल सही बात है, राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र वाले में रहते थे। लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन देखो, यही आंसर है। ये बड़े क्षेत्र में कृषि नहीं करते थे, इन्होंने ये छोटे छोटे क्षेत्र में छोटे छोटे पैचेस पर अपने ट्रेडिशनल टूल्स की सहायता से कृषि कार्य करने का काम करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ूं तो क्वेश्चन नंबर किसका, 7 का क्या है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं। इंग्लिश में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पहाड़िया। तो दे यूज टू डू एग्रीकल्चर इन द लार्ज एरिया। जी नहीं, स्मॉल एरिया पे वो करते थे। याद रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। निम्न में से दामिनी को का सही संबंध है, यानी कि दामिनी को का संबंध किससे है। ऑप्शन ए, क्या ये पहाड़ियों की भूमि थी। ऑप्शन बी, संथालों की भूमि थी। ऑप्शन सी, ब्रिटिश शासन की भूमि थी। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जरा बताइए दामिनी को का मतलब क्या है। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। दामिनी को का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया कि पहाड़िया राजमहल वाले क्षेत्र में रहते थे, तो ऐसे में अंग्रेजों के आने से पहले पहाड़ियों की लाइफ बहुत अच्छी थी। वो जंगल से कंदमूल फल इकट्ठा करते, शिकार करते, जानवरों को जंगलों में चराते और झूम खेती करते थे और उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों का आगमन हुआ,
अंग्रेजों ने उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने उन्हें क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया कि ये अपराधी हैं, जहां पर भी देखे इनसे काम करवाओ, पकड़ लो इनको। दूसरा, जंगलों में वन कानून की सहायता से उनकी एंट्री बैन कर दी, कंदमूल फल इकट्ठा करने पर रोक लगा दी। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर इंपोज कर दिए गए। किसके द्वारा? तो आंसर है अंग्रेजों के द्वारा, जिसकी वजह से पहाड़ियों की लाइफ खराब होने लगी। पहाड़ियों की लाइफ तब और ज्यादा खराब हुई जब पहाड़ियों के क्षेत्र में एक अगुआ बासिंदे, ग्रेट सेटलर्स, संथालों को बसा दिया गया था। और संथालों को अंग्रेजों के द्वारा एक बड़ा सा भूमि का एरिया दिया गया। उसी भूमि के एरिया को क्या बोलते थे? दामिने को। क्या बोलते थे? दामिने को कहा जाता था। तो आंसर क्या होगा? संथालों की भूमि को, यानी कि ये बी है, संथालों की भूमि को दामिने को के नाम से जाना जाता था। याद रहेगा, संथालों की भूमि को दामिने को के नाम से जाना जाता था। ये बात याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। दामिने को क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन ऑफ दामिने को? योर आंसर इज लैंड ऑफ संथाल। संथालों की लैंड को, संथालों की भूमि को दामिने को कहते थे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। निम्न में से किस वर्ष संथाल आंदोलन हुआ? अब देखिए, ध्यान से सुनिए। अंग्रेजों ने अपने लालच के लिए संथालों को दामिने को वाले रीजन में बसाया। तो उन्होंने क्या किया? उस पहाड़ी क्षेत्र को प्लेन कर लिया और वहां पर एग्रीकल्चर करने लगे। संथालों को लगने लगा कि अब उनको स्थिर भूमि मिल गई है, अब वहीं पर अपना जीवन बिता देंगे। लेकिन अंग्रेज तो लालची थे। अब उनको लगा कि भूमि समतल की गई है, अब इससे टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। इसी वजह से अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार के टैक्स पहाड़ियों पर लगाना संथालों पर लगाना शुरू कर दिए। वहां जमींदारों को भेज दिया, सूदखोरों को भेज दिया। इन सब से संथालों की हालत खराब होने लगी। जब संथालों की हालत खराब होने लगी तो क्या हुआ? 1856 में, देखिए कहां पर दे रखा है, 1856 में संथालों ने आंदोलन शुरू कर दिया। और इस आंदोलन को संथाल आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इस आंदोलन का नेतृत्व दो भाइयों के द्वारा किया गया था। एक का नाम था सिद्धू मूसे वाला नहीं भाई, सिद्धू, और दूसरा धनुष है, दूसरा कानू। सिद्धू और कानू नाम के दो भाइयों के द्वारा इस मूवमेंट को किया गया। यह मूवमेंट इतना ज्यादा भयंकर था कि इसके परिणाम के चलते अंग्रेज समझ में आ चुके थे संथालों से पंगे मोल लेने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने कई सारी सुविधाएं बाद में संथालों को प्रदान करना शुरू कर दी। तो आपको याद रखना है, संथाल मूवमेंट किस वजह से हुआ, किसने नेतृत्व किया? तो आंसर है सिद्धू और कानू नाम के दो भाइयों ने इसका नेतृत्व किया था। तो मैंने क्या बोला? संथाल मूवमेंट किस वर्ष हुआ? तो 1856 में संथाल मूवमेंट हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द संथाल मूवमेंट टेक प्लेस? 1856 बता चुका हूं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्न में से कौन सी विशेषता रैयतवाड़ी की विशेषता नहीं है? यानी कि कौन सी विशेषता रैयतवाड़ी रेवेन्यू सिस्टम की नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सी विशेषता रैयतवाड़ी रेवेन्यू सिस्टम की नहीं है, यह आपको बताना है। आपको पता होना चाहिए कि स्थायी बंदोबस्त से अंग्रेजों के ऊपर आलोचनाएं होने लगी थी। दूसरा, उसमें इनकम फिक्स थी, बढ़ाई नहीं जा सकती थी। तो ऐसे में अंग्रेजों का फिर लालच बढ़ा कि अब एक नई व्यवस्था लेके आना चाहिए, और नई का नाम क्या रखा गया? रैयतवाड़ी रेवेन्यू सिस्टम। सबसे पहले ऑप्शन ए, इसमें भूमि का स्वामी किसान होते थे, यानी कि रैयतवाड़ी में बोल रहा है भूमि का स्वामी किसान होते थे। ऑप्शन बी, यह डेविड रिकार्डो के विचारों पर प्रभावित थी, यह डेविड रिकार्डो के विचारों से प्रभावित थी। ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व की दर स्थायी होती थी, यानी कि इसमें राजस्व परमानेंट था। ऑप्शन डी, इसमें इसे टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड के द्वारा लाया गया था। आपको बताना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में कौन सा सही नहीं है। रॉन्ग स्टेटमेंट बनानी है, मैं साइड हो रहा हूं, पढ़ लीजिए एक बार कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। आई थिंक सो कि आपने ये स्टेटमेंट पढ़ ली होंगी। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले रैयतवाड़ी विशेषता पहली, इसमें भूमि का स्वामी किसान होता था। जी हां, याद करिए, स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी जमींदार होता था, लेकिन रैयतवाड़ी में भूमि का स्वामी किसको बना दिया गया? किसान को बना दिया गया, पहला। दूसरा, यह डेविड रिकार्डो के विचारों से प्रभावित थी। बिल्कुल सही बात है। ब्रिटेन में एक इकोनॉमिक्स था, अर्थशास्त्री था डेविड रिकार्डो, उसी के विचारों से ही प्रभावित थी। बिल्कुल सही बात है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व की दर स्थायी थी, यही बदमाशी की गई है। एक बात बताइए, अगर स्थायी करनी होती तो परमानेंट सेटलमेंट को क्यों हटाते, उसकी जगह ये क्यों लेकर आते? तो यहां पर आपको याद रखना है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व की दर स्थायी नहीं थी। प्रत्येक 20 वर्ष में राजस्व की दर को बदला जा सकता था, यह स्थायी नहीं थी। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। आगे डी,
इसे टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड के द्वारा लाया गया। बिल्कुल सही बात है, इसे टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा लाया गया। 2018 में सिविल सर्विस में प्रीलिम्स में पूछा गया था क्वेश्चन इसके ऊपर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। तो निम्न में से कौन सी विशेषता रैयतवाड़ी की नहीं है? तो आंसर है रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व की दर स्थायी थी। जी नहीं, स्थायी नहीं थी, याद रखिएगा यहां पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम? तो पहले मैंने बताया इसमें लैंड का ओनर कौन है? फार्मर है, बिल्कुल सही बात है। डेविड रिकार्डो के आइडिया से इन्फ्लुएंस थी, ये भी सही बात है। तीसरा गलत है, रैयतवाड़ी सिस्टम में रेवेन्यू फिक्स नहीं था, ये 20 साल में चेंज हो सकता था, और इसको लाने का काम टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने किया, ये भी बात बिल्कुल सही है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन, भारत में कपास के मूल्यों में तेजी आने का मुख्य कारण क्या था? आपको पता होना चाहिए 1860s के टाइम पर भारत में कपास के मूल्य एकदम से बढ़ गए थे। आपसे पूछा है कि ये जो भारत में कपास के मूल्य बढ़े, इसके पीछे रीजन क्या था? क्या रीजन था कि एकदम से भारत में कपास के मूल्यों की वृद्धि हो गई? तो देखिए जरा क्या रीजन था। कपास की मांग ब्रिटेन में बढ़ गई थी। क्या कपास की मांग बढ़ी ब्रिटेन में, इसकी वजह से मूल्य बढ़ गए? क्योंकि आपको पता है कि जब किसी चीज की मांग बढ़ जाती है तो मूल्य बढ़ जाते हैं, एक रीजन ये हो सकता है। भारत में कपास की अच्छी किस्म उगाई जाती थी, भारत में अच्छी क्वालिटी की किस्म उगाई जाती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग भारत में डिमांड करने लगे। सी, अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था क्या? और डी, भारत में कपास के दाम कम थे। ठीक है, आपको बताना है कि किन कारणों के चलते भारत में कपास के मूल्यों में एकदम से वृद्धि आ गई, भारतीय कपास की डिमांड बहुत तेजी से मार्केट में बढ़ गई। जरा दिमाग लगाइए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए मैं बताता हूं, अब बिल्कुल बहुत अच्छे से आंसर दीजिए सारे लोग, और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको दूसरे वाले कमेंट में देना है। देखो सारे लोग पार्टिसिपेट करोगे तो बहुत मजा आएगा आपको। जब आप पेपर देने जाओगे ना बोर्ड का, 21 के 21 क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा कि यहां से आए हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। और ये एक और बात बता देता हूं, ये मेरी खुद की मेहनत है, मैं खुद बनाता हूं, खुद पीपीटी तैयार करता हूं। ऐसा नहीं है कि एआई इस पे मैंने बोला और एआई से बनवा लिया, जी नहीं, मैंने खुद बनाए हैं और सब कुछ मैंने अपने अकॉर्डिंग किया है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाया जाता हूं, बहुत क्वालिटी के साथ। तो आप लोग क्वालिटी के साथ पार्टिसिपेट करिए, आपको भी मजा आएगा। देखिए जरा, कपास की मांग ब्रिटेन में बढ़ गई, ऐसा कोई रीजन नहीं है। भारत में कपास की अच्छी किस्म उगाई जाती थी, ऐसा भी कोई रीजन नहीं है। भारत में कपास के दाम कम थे, ऐसा भी कोई रीजन नहीं है। तो क्या है? अमेरिका में गृह युद्ध होना। हुआ क्या? 1860 के दशक में अमेरिका में गृह युद्ध होने लगा, और यह गृह युद्ध मुख्य रूप से रंग भेद की वजह से हुआ, जिसके कारण वहां पर कपास उत्पादन कम हो गया। और इस कपास उत्पादन कम होने की वजह से ब्रिटेन में के जो मिल थे, कपड़ा मिल थे, उनमें तो कपास की जरूरत थी, कॉटन की जरूरत थी। इसी वजह से बड़ी मात्रा में ब्रिटेन के कपास के व्यापारी जो पहले अमेरिका से लेते थे, अब वो भारत से कपास का प्रोडक्शन करने लगे, भारत से ट्रेड करने लगे। जिससे क्या हुआ? जिससे क्या देखने को मिला? जिससे कपास के मूल्यों में एकदम से वृद्धि आ गई। और जब कपास के मूल्यों में वृद्धि आई तो किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, किसानों को टाइम से पहले पैसा मिलने लगा, एडवांस पैसा मिलने लगा, किसानों की कंडीशन अच्छी रही। लेकिन 1865 में 1865 में गृह युद्ध समाप्त हुआ और एक बार फिर से अमेरिका से कॉटन की सप्लाई होने लगी और भारतीय किसानों की हालत फिर से वही दयनीय, खराब और बहुत बुरी होना शुरू हो गई। तो याद रखिएगा, भारत में कपास के मूल्यों के रीजन का क्या है? अमेरिका में सिविल वॉर हुआ, अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, और जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, सिविल वॉर इन अमेरिका, ड्यू टू दिस द प्राइस ऑफ इंडियन कॉटन वॉज हाइक, बहुत ज्यादा हाइक हो गए थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। निम्न में से किस वर्ष मैनचेस्टर कपास कंपनी का गठन हुआ था? आपको बताना है किस वर्ष मैनचेस्टर कपास कंपनी का गठन हुआ था, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए 1857 में, क्या ऑप्शन बी 1813 में, ऑप्शन सी 1859 में, 18 और लास्ट में है ऑप्शन डी 1875 में। बताइए जरा किस वर्ष मैनचेस्टर कपास कंपनी का गठन हुआ था? चलिए बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर। मैं आपके आंसर्स देख रहा हूं, बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं बताता हूं। देखिए 1857 में क्या हुआ था? विद्रोह, आपको पता है 1857 का रिवोल्ट। 1813 में क्या हुआ था? पांचवी रिपोर्ट आई थी, आपको पता है ना। पांचवी रिपोर्ट में एक बहुत अच्छा काम, चीन व चाय के व्यापार को छोड़कर भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटेन के लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, यह प्रोविजन रखा। 1875 में क्या हुआ? दक्कन वाले क्षेत्र में दंगे हुए, और इसका आंसर क्या होगा? 1859 में मैनचेस्टर कपास कंपनी का गठन किया गया था, और ये मैनचेस्टर कपास कंपनी बाद में जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ तब इसने भारत से कपास की सप्लाई करवाना शुरू कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। चलें आगे, चलिए आगे आ जाते हैं।
तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द मैनचेस्टर कॉटन कंपनी वाज फॉर्म्ड? योर आंसर इज 1859। 1859 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। चलिए अगले टॉपिक पे आइए। अब है अपना क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे ये वो क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। मैं सब बच्चों से ऐसी उम्मीद करूंगा कि जब आपने सारे क्वेश्चन किए हैं तो इसका आंसर दूसरे वाले कमेंट बॉक्स में करेंगे। जो बाद में देख रहे हैं, जो यहां पे अभी देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, वो भी इसका आंसर कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है दक्कन वाले क्षेत्र में किस कारण के चलते दंगे हुए थे? यानी कि क्या रीजन है कि दक्कन वाला जो क्षेत्र है वहां पर दंगे हुए? ऑप्शन ए धर्म के विवाद के कारण, जमींदार के शोषण के कारण, सी फसल उत्पादन कम होने के कारण, या डी इनमें से कोई नहीं। किसके कारण ये दक्कन वाले क्षेत्र में दंगे हुए थे आपको बताना है। पता होना चाहिए कि पूना के पास एक गांव था सूपा जो दक्कन में आता था, वहां पर बड़ी मात्रा में दंगे हुए। आपको इसका आंसर बताना है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी आती है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, नहीं तो अपन इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्या है इसका आंसर, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है जो आपको कमेंट में करना है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जिसमें मैंने टोटल 13 क्वेश्चन करे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कितने क्वेश्चन के आंसर दिए? 12 क्वेश्चन के आंसर दिए और 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा है। अपने लास्ट पे आ चुके हैं। इस स्माइल के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दूसरे को साथ शेयर करना भी ना भूलें। चलिए अब यहां जाते जाते मैं 2 बातें और बोलूंगा। होली का त्यौहार है कल और अपनी क्लास 9 बजे हो रही है, तो होली का त्यौहार थोड़ी देर में ही आ जाएगा। आप बहुत सेफ सुरक्षित होली मनाइएगा। होली व्यवस्थित रूप से मनाइएगा जिसमें किसी भी पर्सन को आपकी वजह से नुकसान ना हो, आपकी वजह से कोई पर्सन दुखी ना हो। तो इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपको होली की मुबारकबाद, होली की शुभकामनाएं देता हूं और मैं मिलूंगा ऐसी क्लास में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने सपनों को पंख देते रहिए। तो मिलूंगा ऐसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।